चलिए उसके बाद बात करते हैं 1914 की। 1914 के अंदर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना होती है। 1914 के अंदर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना होती है। स्थापना होती कहां पर है? अमरावती के अंदर होती है। अमरावती कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। यह भी ध्यान रखना, अमरावती कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। इसका छोटा नाम HVPM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। कई बार श्री भी लगा देते हैं, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल भी लगा देते हैं। क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो आया कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? 1914 के अंदर हुई। स्थापना की किसने? वैद्य बंधुओं ने स्थापना की। इसके अलावा जो इनके संबंध में महत्वपूर्ण दो जानकारियां और है कि जो आमतौर पर पूछी जाती है कि एक तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ये प्रदर्शन करने के लिए गए हैं। भारतीय शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियां उनका प्रदर्शन करने के लिए बर्लिन ओलंपिक में गए हैं। और फिर 1949 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर लिंगियार्ड खेल होते थे। पर हेनरिक लिंग की आप कह सकते हैं कि 100वीं जयंती बनाने के ऊपर 1939 में हुए, फिर 1949 में द्वितीय लिंगियार्ड खेल हुए। तो द्वितीय लिंगियार्ड खेलों के अंदर भी इन्होंने क्या किया? जिम्नास्टिक वगैरह का, या फिर भारतीय जो जिम्नास्टिक है, भारतीय जो मलखम योग वगैरह है, उनका इन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। तो ये 3-4 बातें पूछी गई हैं। लेकिन अब क्योंकि आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर थोड़ा डेप्थ के अंदर जा रही है, बोर्ड जा रहे हैं, तो और इनकी वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भाई बहुत इनके बारे में रिसर्च की गई, रिसर्च करने के बाद हमें कोई जानकारी मिली। केवल इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी इन्होंने रख रखी है कि भाई हम ऐसे हैं, हमारा इतिहास ऐसा है, केवल वो जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी है, अब वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी है वो ऐसा है कि एग्जामिनर के पास भी बड़ी आराम से वो उपलब्ध है। और वो कभी उसके दिमाग में आ गया कि भाई बच्चा कितना पढ़कर आया है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को देखा उसने, 1914 को देखा, उसने वैद्य बंधुओं को देखा, अंबादास वैद्य और अनंत वैद्य, ये दो नाम याद किए, या फिर वो उसके बारे में कुछ डिटेल भी पढ़ के आया। क्या उसके मन में ये नाम देखकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या ये कॉलेज अभी भी चलता है कि नहीं चलता? अगर अभी भी चलता है तो उसकी वेबसाइट कैसी है? वेबसाइट देखी तो उसका इतिहास वो पढ़कर आया कि नहीं पढ़कर आया? वो तमाम बातें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जो उनकी वेबसाइट पे लिखी हुई है वही बातें होंगी, उसके अलावा यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। भारत में शारीरिक शिक्षा और शारीरिक गतिविधियों को समर्पित प्रथम संस्थान, अगर हम तरीके से देखें तो प्रथम ये संस्थान था। और इस संस्थान को बनाने के पीछे उद्देश्य जो थे ना, पहले वैसे तो उद्देश्य इसके दो हैं प्रमुख रूप से, लेकिन जो खेलों को लेकर उद्देश्य है पहले उसकी बात कर लेते हैं। अंग्रेज भारत के अंदर आ रहे हैं, न केवल वो आ रहे हैं, जैसे मुगल आए वो कुश्ती लेकर आए, बॉक्सिंग लेकर आए, तमाम चीजें लेकर आए, उसी तरह जब अंग्रेज आए ना तो अंग्रेज भी ऐसा थोड़ी है कि अधिकारी आ जाएंगे और पूरा का पूरा दिन यहाँ पर आपका शोषण करते ही घूमेंगे वो, या फिर यहाँ पर कोई नीतियां बनाते घूमेंगे। भाई वो भी तो व्यक्ति है, यहाँ पर जब रहेंगे तो यहाँ पर वो मनोरंजन की गतिविधियां भी करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो कुश्ती थोड़ी खेलेंगे, क्या खेलेंगे? वो फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, वो अपने खेल अपने साथ लेकर आएंगे। तो जब वो यहाँ पर आए, अब जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके बच्चे भी यहाँ पर आएंगे, तो उनको स्कूलों के अंदर दाखिला दिलाएंगे। तो जब स्कूलों के अंदर दाखिला दिला रहे हैं तो वहां भी वो इन्हीं खेलों को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे कि ये खेल हमारे बच्चों खिलवाए जाएं। तो भारत के अंदर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के जो संस्थापक थे उन्होंने देखा कि विदेशी खेल जो है उनका बोलबाला या फिर उनको बढ़ावा यहां पर मिल रहा है। और साथ में एक अंग्रेज तो आए, साथ में वाईएमसी भी आ गया। 1891 के अंदर वाईएमसी भारत के अंदर पहली बार आया। अब वाईएमसी आया तो वाईएमसी क्या कर रहा है कि वो अपने खेलों को प्रमोट कर रहा है। अपने खेल उनके कौन से हैं? वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। तो भारत के अंदर अंग्रेजों के माध्यम से और वाईएमसी के माध्यम से दो तरह के खेल प्रमोट हो रहे हैं, और दोनों क्या है? वेस्टर्न गेम्स हैं, पश्चिमी खेल है, आधुनिक खेल है। फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और ये खेल स्कूलों के अंदर चलना शुरू हो गए हैं। अब भारतीय जो लोग हैं, खास तौर पर जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की विचारधारा के लोग हैं, उनको लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी स्कूलों से या फिर हमारे समाज से हमारे जो खुद के खेल है ना वो गायब हो जाएंगे। हमारे खेल कौन से हैं? कबड्डी है, खो खो है। अब कबड्डी और खो खो का इतिहास पढ़ते हैं, दोनों महाराष्ट्र की खेल है ना, कि महाराष्ट्र के अंदर उनको बढ़ावा दिया गया। या फिर इसके अलावा योग है, मलखम है, आत्यापाते हैं, ऐसे खेल जो भारत के हैं खुद के, तो वो क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे जब अगर स्कूलों के अंदर ये चलने लग गए तो उन्होंने उन खेलों को बचाने के लिए, उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उन खेलों की ट्रेनिंग करवाने के लिए इस संस्थान की स्थापना की। तो ये पहला संस्थान है जो इंडिजीनियस गेम्स को बढ़ावा दे रहा है, या फिर भारत की कोई भारतीय संस्थान है जो खेलों को समर्पित है या फिर खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिसकी स्थापना की गई है। एक बात तो ये ध्यान रखना। अगली बात, स्थापना जो किसके द्वारा की गई? वैद्य बंधुओं के द्वारा की गई। पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वैद बंधु के द्वारा की गई, सिंधु बंधु के द्वारा की गई, या फिर बक बंधुओं के द्वारा की गई? तो इनको वैद बंधु कहा जाता है। पूरा नाम इनका क्या है? अनंत वैद और अंबादास वैद। अनंत वैद और अंबादास वैद दो भाई थे, और इन दो भाइयों ने क्या की? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की। 1924 में व्यायाम विशारद नाम से 5 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर इन्होंने चलाया। 5 सप्ताह का इन्होंने एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया कि आप आओ ट्रेनिंग करके हमसे जा सकते हो 5 सप्ताह की। व्यायाम विशारद नाम से इन्होंने 1924 में एक 5 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर भी चलाया। अब यहाँ पर और महत्वपूर्ण बातें जो इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है। शहीद राजगुरु और DS देशपांडे इस संस्थान के 2 प्रतिष्ठित छात्र थे। अब ये अगर आप सेकंड का पेपर देखो, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर आपको लगेगा कि यार सेंस बन तो नहीं रहा है। एक क्वेश्चन आ रखा है कि निम्न में से कौन सा किस व्यक्ति का संबंध LNIP ग्वालियर से नहीं है? वहां पर 4 लोगों के नाम, 4 प्रोफेसर के नाम लिख रखे हैं। अजमेर सिंह का नाम लिख रखा है, प्रोफेसर करण सिंह का नाम लिख रखा है, ML कमलेश का नाम लिख रखा है, और पूछा गया है कि किसका संबंध LNIP ग्वालियर से नहीं है। अगर वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको कूट के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्न में से कौन कौन सी बातें जो है वो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संबंध में ठीक है। तो यहाँ पर 2 नाम ये रखे, एक नाम यहाँ पर, अगर तीसरा नाम यहाँ पर भगत सिंह का जोड़ दें तो एक स्टेटमेंट वहां पर तैयार हो जाएगा कि गलत स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, जहां पर 2 तो हैं लेकिन एक नहीं होगा। तो शहीद राजगुरु DS देशपांडे इस संस्थान के 2 प्रतिष्ठित छात्र थे। अब ये जो बात है ना, इस बात से हमें एक बात और पता लग रही है कि भाई कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर ऐसे देशभक्त निकल रहे हैं कि जो बाद में आगे जाकर भगत सिंह के सहयोगी रहे हैं, तो अगर ऐसे देशभक्त निकल रहे हैं तो इस संस्थान का उद्देश्य केवल और केवल इंडिजीनियस गेम्स को बढ़ावा देना तो नहीं रहा होगा कि केवल और केवल इंडिजीनियस खेलों को बढ़ावा दें या फिर खेलों को बढ़ावा मिले, ऐसा तो नहीं रहा होगा। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अर्जुन लाल सेठी है ना, सेठी है, सेठी है, सेठी है, सेठी है, अर्जुन लाल सेठिया, तो यहां पर चूरू में जो कवि है वो है ना अर्जुन लाल सेठी हैं। अर्जुन लाल सेठी भी तो क्या कर रहे थे? एक विद्यालय चला रहे थे, एक विद्यालय चला, और विद्यालय के अंदर कर क्या रहे थे? वो बम बनाना सिखा रहे थे। तो उस समय ऐसी गतिविधियां हुआ करती थी। तो इन्होंने भी क्या किया? इंडिजीनियस गेम्स को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन साथ में देशभक्ति के आंदोलन को भी क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ावा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीधे रूप में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। अगर प्रेमचंद भी अगर कविताएं लिख रहे हैं तो वो भी छंद नाम से लिख रहे हैं, वो भी अपना नाम उपयोग नहीं कर सकते। प्रेमचंद उनका छंद नाम था, कि उनका ठीक नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर ठीक नाम उपयोग कर लिया और लोगों को पता लग गया, अंग्रेजों को पता लग गया, अधिकारियों को पता लग गया, तो जेल में डाल देंगे वो। तो सब छुप छुप कर ये कार्य किया करते थे। तो इन्होंने भी क्या किया? एक इंडिजीनियस गेम्स को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान को स्थापित किया, लेकिन उस संस्थान को स्थापित करने के साथ साथ उसमें जो पीछे की गतिविधियां चल रही थी ना, वो सारी की सारी देशभक्ति गतिविधियां चल रही थी। अब इसके बारे में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इन्होंने इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखो, इन्होंने इसी चीज को बढ़ावा दिया है। ये इस चीज में अपनी महानता नहीं मानते कि हम इंडिजीनियस गेम्स को रखवाले हैं। ये इस चीज के ऊपर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हमने, हमारे इंस्टीट्यूट ने देशभक्ति के अंदर या फिर देश का जो आंदोलन चला है उसके अंदर हमने योगदान दिया है, और उस योगदान के अंदर हमारे ऐसे ऐसे छात्र भी रहे हैं। तो ये साफ साफ अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं। तो कल को अगर क्वेश्चन बने कि निम्न में से कौन से योगदान दिए गए हैं या फिर क्या उसका उद्देश्य रहा है, कौन से उसके प्रमुख उद्देश्य हैं, तो वहां पर केवल आप इंडिजीनियस गेम्स को ठीक नहीं मानेंगे। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने लुभावने प्रदर्शन के लिए इस संस्थान को पदक से सम्मानित किया। हालांकि हम प्रदर्शन के लिए गए हैं, लेकिन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने जो प्रदर्शन किया उसके फलस्वरूप हिटलर ने इनको क्या किया? एक मेडल दिया और मेडल से इनको सम्मानित किया। मेडल गोल्ड मेडल नहीं है, वो केवल सम्मान के लिए मेडल है। 1946 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल और अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने संयुक्त रूप से एक शारीरिक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। अब यकीन मानिए कि अगर आज भी आप शारीरिक शिक्षा कोई सम्मेलन करवाने का प्रयास करें, 3000 लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय पर 1946 के अंदर ये 3000 लोग इकट्ठे इन्होंने कर लिए। महाराष्ट्र के अंदर, केवल महाराष्ट्र के अंदर करवाया, और महाराष्ट्र के अंदर शारीरिक शिक्षा और खेलों के नाम पर ये 3000 लोग इकट्ठे इन्होंने कर लिए। अगर आज ये करवाने का प्रयास करेंगे तो आप पूरे भारत में से भी 3000 लोग शायद इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। मंडल ने वर्ष 1967 में अमरावती के शहरी क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार की अनुमति से पहले नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर से संबद्ध इस प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करके प्रशिक्षित और अनुशासित शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रदान करने के लिए शारीरिक शिक्षा का नियमित कार्यक्रम शुरू किया। अब ये शुरू तो कब हो गई? 1914 के अंदर, लेकिन इन्होंने BPED, DPED और ये कोर्स करवाने कब शुरू किए? 1967 में।
इसकी अनुमति इनको कब मिली? 1967 में इनको अनुमति मिलती है, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने कोर्स वगैरह करवाने कब शुरू किए? 1967 में इन्होंने कोर्स वगैरह करवाने शुरू किए। उससे पहले तक ये केवल एक संगठन था जो इंडिजीनियस गेम्स को बढ़ावा दे रहा था, केवल शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। इन्होंने शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां करवाना या फिर शारीरिक शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम कब लेके आए या फिर शारीरिक शिक्षा के अंदर ये कोर्स कब करवाने शुरू किए? 1967 के अंदर इन्होंने करवाने शुरू किए। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान में रखिएगा। इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर पहला जो पेज आपको दिखाई देता है वो इस तरह का दिखाई देता है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, एच लिखा हुआ और साथ में एक तीर का निशान है। और साथ में इनका जो एक मोटो है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका मोटो क्या है? बलम उपासव। इनका मोटो क्या है? बलम उपासव, या फिर वर्शिप द फोर्स, कि बल की क्या करो? उपासना करो। कि बल जो शक्ति है उसको क्या करो? आप उसकी पूजा करो, शक्ति की पूजा करो। अब शक्ति की पूजा करो तो आप अपने आप क्या बनोगे? शक्तिशाली बनोगे। तो बलम उपासव इनका क्या है? मोटो है, या फिर इनका आदर्श वाक्य है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल आगे बढ़ो और सबसे आगे बढ़ो इस्टेब्लिश्ड 1914 के अंदर 2 व्यक्तियों के नाम, श्री अंबादास कृष्ण वैद, श्री अनंत कृष्णा वैद। पूरा नाम इनका क्या है? अंबादास कृष्णा वैद और अनंत कृष्णा वैद। ये 2 भाई थे जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना की। और इनका मोटो क्या है? बलम उपासव। मोटो इनका क्या रहेगा? बलम उपासव इनका मोटो रहेगा कि फोर्स की क्या करो? आप पूजा करो। बल की क्या करो? आप पूजा करो, या फिर शक्ति का पूजन करो। अब ये सारी की सारी जानकारी वहां पर लिखी हुई है, इसको पढ़िए आराम से। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना वैद बंधुओं अनंत कृष्णा और अंबादास कृष्ण ने वर्ष 1914 में एक छोटे हनुमान क्लब के रूप में की। अब वहां पर लिखिए कि 1914 लिखिए और 1914 के सामने क्या लिखिए? हनुमान क्लब लिखिए। 1914 में जब स्थापना हुई तो उसका नाम क्या था? हनुमान क्लब। 1914 के अंदर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के नाम से इसकी स्थापना नहीं हुई। 1914 के अंदर जब स्थापना हुई तो केवल हनुमान क्लब के नाम से इसकी स्थापना की गई। 1914 में एक छोटे हनुमान क्लब के रूप में स्थापना की गई। उस समय पारंपरिक संस्थाओं अर्थात अखाड़ों को ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन के केंद्र के रूप में संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। कि भारतीय कोई संगठन बन जाता था ना, तो उसको अंग्रेज ऐसे देखते थे कि ये संगठन बना रहे हैं तो इनको क्या जरूरत पड़ी होगी? हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्रांतिकारी गतिविधि चल रही होगी, या फिर लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। तो इन्होंने हनुमान क्लब की स्थापना की। हनुमान क्लब की स्थापना करते समय वैद बंधुओं के 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। हालांकि वो बता तो क्या रहे थे? एक उद्देश्य तो क्या था? दिखाने के लिए था, और एक उद्देश्य क्या था? हिडन था। 2 उद्देश्य इनके थे, और ये 2 उद्देश्य क्या थे? शारीरिक शिक्षा आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना, कि हम शारीरिक शिक्षा को कैसे भारतीय पुनर्जागरण मतलब रेवोल्यूशन, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कैसे हम शारीरिक शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, व्यायाम की पारंपरिक भारतीय प्रणाली का आधुनिकीकरण और व्यवस्थीकरण करना, ताकि उसमें निहित सर्वोत्तम और ज्ञानवर्धक तत्वों को उजागर किया जा सके। दूसरा क्या है? मॉडर्नाइज करना इंडिजीनियस गेम्स को, कि जो हमारे देसी खेल हैं या फिर शारीरिक शिक्षा है भारत का, उसको क्या करना? आधुनिकीकरण करना उसका। और पहला क्या है? कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है पुनर्जागरण का, उसके अंदर शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाना। उनका दृष्टिकोण व्यापक था, इसलिए वे पुरानी भारतीय प्रणाली में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की पश्चिमी पद्धतियों और प्रणालियों के तत्वों को शामिल करने के लिए भी उत्सुक थे। कि वो मॉडर्न जो चीजें आ रही है, पश्चिमी जो चीजें जो आ रही हैं, उनको वो शामिल करना चाहते थे, कि उनको शामिल करके हम हमारे सिस्टम को क्या कर लें? अपडेट कर लें। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश सरकार की जीत के साथ समाप्त हुआ और भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कुछ उदार सुधार लागू किए गए। और जब भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सहायता की, तो उस सहायता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कुछ उदार हो गए हमारे प्रति, वो कुछ राजनीतिक और सामाजिक रूप से उदार हो गए, कि भाई ये छूट इनको दे दी जानी चाहिए, कि ये काम भी आप कर सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो। कि कुछ चीजें अनलॉक की हमारे लिए। कि अब जैसे अभी तो आप स्कूल खोलना चाहते हो, जाके स्कूल खोल लो, लेकिन पहले स्कूल खोलना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन समय के साथ अंग्रेजों ने कुछ हमें मोहलत, कुछ हमें उदार वो हुए कि भाई ये काम आप कर सकते हो। तो ये जो हनुमान क्लब बना ना, इन्होंने अपना स्वरूप थोड़ा बदला उस उदारता की वजह से। इसलिए 1919 में हनुमान क्लब का नाम बदलकर हनुमान व्यायाम मंदिर कर दिया गया। अब 1914 के अंदर नाम बदला, फिर 1918-19 के अंदर नाम बदला। अब नाम क्या हो गया? हनुमान व्यायाम मंदिर नाम कर दिया। पहले हनुमान क्लब था, अब इसका नाम क्या हो गया? हनुमान व्यायाम मंदिर इसका नाम कर दिया गया, ताकि अमरावती के युवाओं के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य में अमरावती आने वाले अन्य स्थानों के युवाओं के बीच भी इसकी गतिविधि खुलकर फैला सके। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत किया, कुछ और गतिविधियां इसमें शामिल इन्होंने कर दी, तो हनुमान व्यायाम मंदिर इनका नाम रख दिया गया। तो ये नाम का क्रम ध्यान रखना कैसे कैसे बदल रहे हैं। 1914 के अंदर हनुमान
क्लब और 1918-19 के अंदर हनुमान व्यायाम मंदिर। ये पहला वो संस्थान था कि जहां पर इनका संस्थान इन्होंने शुरू किया। वो जगह है वेबसाइट के ऊपर इनके पड़ी हुई कि यहाँ पर हमने पहली बार अपनी चीज़ों को शुरू किया। थोड़ी समय में दैनिक उपस्थिति 150 से बढ़कर 450 हो गई। इनके हनुमान व्यायाम मंदिर के अंदर लगभग 150 से लेकर, पहले 150 तक छात्र आ रहे थे और 18-19 के बाद इन्होंने नाम बदला, इन्होंने कुछ सुधार किए। उसके बाद इनके पास लगभग 450 लोग रोज इनके पास व्यायाम करने के लिए, अभ्यास करने के लिए आने लगे। इस विकास के कारण हनुमान व्यायाम मंदिर का पुनर्गठन करके श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल 1928 में बनाया गया। तो नाम इसके कब कब चेंज हुए? 1914 के अंदर तो ये क्या रहा? हनुमान क्लब। 1918-19 में क्या बना? हनुमान व्यायाम मंदिर। और 1928 में क्या बना? ये श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। कि जो अभी नाम देख रहे हैं वो नाम इसका कब पड़ा? 1928 में इसका नाम पड़ा, जिसका अर्थ है कि व्यायाम संस्थानों के संचालन के लिए समर्पित संस्थान। भारत में शारीरिक शिक्षा का आंदोलन उस समय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अटूट रूप से जुड़ गया था, जिसने 1921 और 1930 के वर्षों के दौरान असहयोग और सविनय अवज्ञा के रूप में भारी अनुपात धारण कर लिया। मंडल अपनी व्यक्तिगत क्षमता से क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता के सामान्य जन आंदोलन में भी कूद पड़े। अब यहाँ पर एक संस्थान की जहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं वो देखना। महात्मा गांधी और साथ में एक मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री NC केलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय और कई अन्य लोग मंडल की गतिविधियों से आकर्षित हुए और विभिन्न अवसरों पर इसके मुख्यालय का दौरा किया। अब एक संस्थान कि जो केवल शारीरिक शिक्षा को समर्पित है, वहां पर ये लोग तो नहीं जाएंगे, वहां पर इन लोगों का जाना तो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। कौन कौन रहे? भारत के जो प्रमुख सारे के सारे नेता उस समय के, महात्मा गांधी अगर शीर्ष नेता है तो महात्मा गांधी कम से कम 2 बार वहां पर गए हैं। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू गए हैं, लाला लाजपत राय गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले जो राष्ट्रपति हुए वो वहां पर गए हैं, सुभाष चंद्र बोस वहां पर गए हैं। तो निश्चित रूप से ये संस्थान जो है वो इंडिजीनियस गेम्स की आड़ के अंदर, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रहा होगा, तभी तो ये लोग सारे के सारे वहां पर जा रहे हैं। उसके अलावा इन नेताओं और विशेष रूप से महात्मा गांधी द्वारा मंडल को दिए गए प्रोत्साहन ने देश में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने में काफी मदद की। इस प्रकार मंडल की गतिविधियां शारीरिक शिक्षा के एकांत और असंबद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण के सामान्य राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक और एक रूप हो गई। तो यहाँ पर, और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ये गतिविधियां कर रहे हैं और ये जो मेडल उनको हिटलर के द्वारा दिया गया। यहाँ पर आप हिटलर का ये जो स्वास्थ्य का निशान आप देखते हैं वो हिटलर का निशान है, और यहाँ पर ओलंपिक का ये ओलंपिक रिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए भाई, 1920 को जब आप 1914 को जब पढ़ो, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को पढ़ो, तो अब इसको थोड़ा सा सिर्फ 3 लाइनों के अंदर नहीं पढ़ लेना है आपने, इसको थोड़ा सा आपने विस्तार से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन ये आने में हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन नहीं आए, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 4 साल लगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन भविष्य में पक्का पूछा जाएगा। वो कभी भी पूछा जाए लेकिन क्वेश्चन यहां से पक्का आएगा ही आएगा। वो कितना जल्दी आता है उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये वेबसाइट के ऊपर इनके जानकारी पड़ी है। अब इस बात को मैं एक बात और कहता हूं भाई, जब आप जर्मनी का इतिहास पढ़ेंगे तो जर्मनी के अंदर 1811 के अंदर एक व्यक्ति हुए, डॉक्टर लुडविग जॉन, सिर्फ लुडविग जॉन व्यक्ति हुए। लुडविग जॉन नाम से जो व्यक्ति है ना, उसने भी यही काम किया। 1811 के अंदर हुए, लगभग हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से 100 साल पहले उसने भी सेम काम किया। उसने जिम्नास्टिक को साधन बनाया, किसका? देशभक्ति जगाने का। इसलिए उनकी जिम्नास्टिक को हम क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट जिम्नास्टिक कहते हैं उनकी जिम्नास्टिक को। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि कौन सा भारतीय संस्थान लुडविग जॉन की तरह शारीरिक गतिविधियों को देशभक्ति जगाने का काम कर रहा था, तो वो भी ध्यान रखना है कि 2 चीजों को जोड़कर पूछ लिया जाए, तो वो काम कौन कर रहा है? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संबंध में इसकी स्थापना अमरावती महाराष्ट्र में होती है। कब होती है? 1914 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1914 में स्थापना होने के साथ साथ पहला नाम इसका क्या था? 1914 के अंदर हनुमान क्लब। 1918-19 में हनुमान व्यायाम मंदिर। 1928 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नाम रहा। स्थापना किसने की? वैद बंधु, और इनका नाम क्या है? अनंत वैद और अंबादास वैद। ये कृष्ण नाम जो आ रहा है ना, वो भी ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना कृष्ण नाम से। कि अंबादास कृष्ण
वैद और अनंत कृष्ण वैद। ये नाम अगर घुमाकर पूछ लिया जाए तो उसमें कृष्ण नाम को ध्यान रखना, इनके दोनों के साथ में कृष्ण नाम भी साथ में लग रहा है। इसके अलावा दो इसके प्रमुख उद्देश्य है, एक तो शारीरिक शिक्षा को मॉडर्नाइज करना, इंडिजिनियस गेम्स को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य यह था कि जो देशभक्ति का आंदोलन है, पुनर्जागरण का आंदोलन है, पुनर्निर्माण का जो आंदोलन है, उसके अंदर भरपूर सहयोग देना और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सहयोग देना। और शहीद राजगुरु और देश पांडे यहाँ के दो प्रतिष्ठित छात्र थे जो आगे जाकर देश के लिए क्या होते हैं, शहीद होते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संबंध में ध्यान रखनी है। 2 बार ये भारत से बाहर प्रदर्शन के लिए गए, एक बार ये स्टॉकहोम में गए 1949 में, और 1936 में कहां पर गए, बर्लिन में गए। उसके बाद बात करते हैं 1920 की। उसके बाद बात करते हैं 1920 YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज, मद्रास में इसकी स्थापना होती है। मद्रास को अभी क्या कहते हैं, हम चेन्नई कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, चेन्नई कहते हैं। अब ये वो संस्थान है, चाहे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की वेबसाइट देखना, अब ये केवल शारीरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, अब ये बीटेक भी करवा रहा है, ये भी करवा रहा है, वो भी करवा रहा है। खूब बड़ा इसने अपना कैंपस बना रखा है और बहुत बड़ा इसने अभी शारीरिक शिक्षा एक कोने के अंदर आ गया यहाँ पर, जैसा आमतौर पर हो ही जाता है ना। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के नाम से शुरू हुआ, शारीरिक गतिविधियों शुरू हुआ, अब ये क्या आ गया, कोने में आ रखा है। इन्होंने दूसरे जो इनके प्रोग्राम चल रहे हैं वो बड़े स्तर पर चल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन भी चल रहा है, लेकिन अब फिजिकल थोड़ा किनारे पर हो गया है, अब बहुत बड़ा इनका काम है। उसी तरह से YMC कॉलेज भी अभी भी चल रहा है। इनकी स्थापना 1914 में, 1920 में, ये 100 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं दोनों के दोनों कॉलेज, दोनों के दोनों संस्थान, लेकिन अभी भी ये क्या कर रहे हैं, रनिंग में है, या फिर अभी भी ये सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो YMCA कॉलेज मद्रास 1891 में पूरे देश में एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन, YMCA की गतिविधियों के समन्वय के लिए मद्रास में YMCA की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया। मद्रास में आए, आमतौर पर भारत में आने के 2 रास्ते थे पहले, या तो आप ये मुंबई की तरफ से, या फिर ये जो जहां पर गोवा की तरफ से, यहां से आ सकते हो, लेकिन वहां पर लगभग जो हिस्सा है वो किसका था, पुर्तगाली बैठे हुए थे। वो जो हिस्सा है वहां पर पुर्तगाली बैठे हुए थे, तो वहां पर आमतौर पर ब्रिटिशर नहीं आते थे, वो घूमकर आते थे। घूमकर कहां से आएंगे, मद्रास या फिर कोलकाता जाएंगे। लगभग लोग मद्रास पहुंचा करते थे, कुछ कोलकाता भी पहुंचते थे। तो ये मद्रास में सबसे पहले अमेरिकन जो आए वो मद्रास के रास्ते पर आए, तो मद्रास में ये आए। YMCA की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया 1891 के अंदर। यह श्री मैक कॉनगी के दिमाग की उपज थी। शुरू से ही YMCA का यह मानना रहा है कि शारीरिक शिक्षा की शरीर के साथ साथ चरित्र के विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये जो रिसेंट के अंदर जो इनका कॉलेज है उसकी बिल्डिंग, ये YMCA कॉलेज की अभी ये बिल्डिंग है। हालांकि ये इसका शारीरिक विभाग 1915 तक डॉक्टर LH बिल्स के प्रभार में था। अब ये जानकारी भी कहां पर लिखी हुई है, कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है। इनका शारीरिक शिक्षा विभाग 1915 तक डॉक्टर H के बिल्स के प्रभार में था। उसके बाद डॉक्टर नोरेन अमेरिका से आए और कार्यभार संभाला। उनके संरक्षण में पहला YMCA खेल का मैदान 1917 में खोला गया था। YMCA का पहला खेल का मैदान 1917 के अंदर खोला गया, लेकिन यह YMCA के शारीरिक शिक्षा निदेशक श्री हैरी क्रोबक या फिर HC बक थे, जो शारीरिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रभाव रखते थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को अग्रणी बनाया। उनके निरंतर प्रयास के माध्यम से 1920 में एस्प्लेनेड में शारीरिक शिक्षा का YMCA प्रशिक्षण स्कूल खोला गया। यह देश का पहला ऐसा संस्थान था। एस्प्लेनेड से यह 1923 में रोयापेटा में चला गया और फिर वहां से 1932 में तत्कालीन सरकार द्वारा दान दिए गए नंदनम में वर्तमान स्थल पर YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाने लगा। सत्र 1931 से CPED और DPED की शुरुआत इसी संस्थान से होती है। कि भारत के अंदर अगर कहीं से, हालांकि इसमें कोर्स तो शुरू कब हुए, 1931 में हुए, लेकिन अगर भारत के अंदर कोई एक संस्थान है जिसने फिजिकल एजुकेशन को आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइज किया, वो संस्थान कौन सा रहेगा, YMCA ही रहेगा। YMCA कॉलेज के माध्यम से अब प्रशिक्षण खूब करवा रहे हैं, पहले PT करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्कूलों के अंदर रिटायर्ड फौजी रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकीकरण या फिर वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाना शुरू कहां पर हुआ, YMCA पर हुआ। इसीलिए हम हैरी क्रोबक को क्या कहते हैं, भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक रूप इसको दिया, वैज्ञानिक स्वरूप इसको दिया, इस वजह से इनको भारतीय शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। मॉडर्नाइज करने का, साइंटिफिक करने का काम इन्होंने किया। अब DPED और CPED की शुरुआत यहां से हुई। उसके बाद हैरी क्रोबक भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक है। इनका संबंध अमेरिका से है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, इनका संबंध किससे, अमेरिका से है। YMCA जो है ना वो कहां से आई है, भारत के अंदर जो YMCA आई वो कहां से आई, अमेरिका से आई। अमेरिका के अंदर कॉलेज है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज।
स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के अंदर 1891 के अंदर बास्केटबॉल जेम्स नेस्मिथ के द्वारा और 1895 के अंदर विलियम जी मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल की शुरुआत की गई। और वहीं से फिर पढ़ पढ़कर लोग, हैरी क्रोबक भी वहीं से पढ़कर आए। उसके बाद आप जो 1957 के अंदर आप एक व्यक्ति को देखें, पीएम जोसेफ को, पीएम जोसेफ का जन्म भारत के अंदर ही हुआ। भारत के अंदर वो इसी कॉलेज वाईएमसी कॉलेज के अंदर वो पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद वो वापस अपनी आगे की पढ़ाई करने कहां पर गए? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में गए। तो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है किसका? वाईएमसी का कॉलेज है। तो वाईएमसी ने भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने का भरपूर काम किया। केवल हैरी क्रोबक और पीएम जोसेफ ये दो नहीं, अन्य भी बहुत सारे भारत के अंदर प्रोफेसर आए जो बाद में एलएनआईपी ग्वालियर में या फिर 1938 का जो हमारा कांदिवली का कॉलेज है वहां पर ये पढ़ाते रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर अभी हमारे पास प्रोफेसर हुए हैं जो भारतीय हैं। इससे पहले कहां भारत के पास अपने प्रोफेसर थे? तो वाईएमसीए या फिर स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से ही हमारे पास प्रोफेसर आया करते थे। 1980 तक 90 तक एलएनआईपी ग्वालियर में ब्रिटिशर जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाईएमसी के लोग हैं वही पढ़ाया करते थे। उसके बाद ये सिलसिला चला कि भारत ने अपने लोगों को बढ़ावा देना शुरू किया और वहां पर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर भारतीय प्रोफेसर वहां पर भर्ती होने शुरू हुए। अब भारत की जो शारीरिक शिक्षा है उसके ऊपर दो लोगों का प्रभाव पड़ा। अगर अभी आपने देखा 1882 को आपने देखा, 1882 के अलावा आप 1920 को देख रहे हैं, तो यहां से दो चीजें कि एक तो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो बात कर रहा है कि भारत के अंदर प्रशिक्षण को शुरू किया जाए, 1894 के अंदर शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बात चल रही है। फिर 1920 के अंदर वाईएमसी अमेरिका से कुछ लोग आए हैं कि जो भारत के अंदर कॉलेज खोल रहे हैं, शारीरिक शिक्षा को ये वैज्ञानिक स्वरूप दे रहे हैं, साथ में ये बास्केटबॉल और वॉलीबॉल को शुरू कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही है। तो भारतीय शारीरिक शिक्षा के ऊपर किन दो देशों का मूल रूप से प्रभाव पड़ा है? कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका और दूसरा कौन सा? इंग्लैंड। ध्यान रखना है, इंग्लैंड और अमेरिका। उस समय जब हम यहां की बात कर रहे हैं ना, उस समय भारत के अंदर दो देश और बैठे थे। कौन कौन से? पुर्तगाल बैठा था और साथ में फ्रांस बैठा था। कि फ्रांस थोड़े पहले चले गए हैं, लेकिन इनके लोग भी हमारे यहां पर बैठे थे। लेकिन फिर भी प्रभाव किसका पड़ा हमारे ऊपर? सबसे ज्यादा इंग्लैंड का पड़ा और दूसरा अमेरिका का पड़ा। अब में से कोई गोवा कितने लोग गए हैं भाई? अगर आप वहां पर गए हैं तो अगर आप वहां पर लोग से बात करें तो बहुत सारे लोग हैं वहां पर। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान में स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पंजाबी संस्कृत पढ़ाते हैं ना, गोवा के अंदर पोर्टुगीज पढ़ाई जाती है, पुर्तगाली पढ़ाते हैं वहां पर। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वहां पर जो मैक्सिमम जनसंख्या है ना वो उन्हीं के वंशज हैं, पुर्तगालियों के। उनके रिश्तेदार अभी तक यहाँ पर बैठे हैं, तो वो अभी भी पुर्तगाली स्कूलों के अंदर अपने या फिर अपने कॉलेज के अंदर पुर्तगाली विषय वहां पर लगता है गोवा के अंदर। तो पुर्तगाल के लोग भी हमारे यहाँ पर थे। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रमुख प्रभाव जो पड़ा है वो अमेरिका और इंग्लैंड का पड़ा है। साइंटिफिक या फिर वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत 1920 के इस कॉलेज से हुई और 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत, सीपीएड की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसके अलावा एचसी बक के बारे में जब हम आगे जाएंगे, व्यक्तित्व में पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे कि ये 1924 की जो भारतीय टीम है एथलेटिक्स की, उसके साथ ये कोच बनकर भी गए पेरिस ओलंपिक में 1924 के। 1920 जब एचसी बक ने मद्रास के वाईएमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की तो इस संस्थान ने भारत में शारीरिक शिक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान किया। भारत सरकार ने 1923 में से पब्लिक स्कूल फिजिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए आधिकारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन केंद्र के रूप में मान्यता दी। अब हमारे पास इससे पहले जो कॉलेज आया, जिसके बारे में हमने 1914 वाला कॉलेज जो है उसको मान्यता कब मिली? 1967 में मिली। उसको मान्यता 1967 में मिली। वाईएमसी को मान्यता कब मिली? 1923 में। वाईएमसी को मान्यता कब मिल जाती है? 1923 में इसको मान्यता मिल जाती है। शारीरिक शिक्षा में यह 6 महीने का डिप्लोमा शुरू किया गया, जिसके बाद से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में विस्तृत कर दिया गया, जो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएड प्रदान करता था। संस्थान को 1978 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2F और 12B का दर्जा प्राप्त हुआ और साथ ही अनुदान सहायता भी प्राप्त हुई। एचसी बक अपनी नियम पुस्तकों के माध्यम से एक रूपता लाने और ओलंपिक मानक स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो आज भी प्रकाशित हैं। अब यहाँ पर नियम पुस्तिका किसने लिखी या फिर ओलंपिक मानक स्थापित किसने किए? ध्यान रखना भाई, वाईएमसी की वेबसाइट जो खुद की कॉलेज है उसके अनुसार ये व्यक्ति कौन है? एचसी बक है। उसके अनुसार ये व्यक्ति कौन है? एचसी बक ये व्यक्ति है। जो बात मैंने पिछले ही पेज के ऊपर बताई है वो सारी की सारी इनकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से लिखी हुई है। In 1920 when H.C. Buck founded the YMC College of Physical Education in Madras, the institution provided a firm foundation for physical education in India. The Indian government recognized it in 1923 as official training and certification center for students who wish to obtain a public school physical training certificate. A 6-month diploma in physical education was initiated
later expanded into a year-long course offering a diploma in physical education (DPED). The institute obtained 2F and 12B status in 1978 from University Grant Commission (UGC), along with receiving grant in aid. Mr. H.C. Buck was first to introduce uniformity and established Olympic standard through his books of rules, which is still in print. इनकी पुस्तक का नाम, अगर पुस्तक पूछ ली जाए तो एक पुस्तक का नाम है बुक ऑफ रूल्स। पुस्तक का नाम क्या? बुक ऑफ रूल्स। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या किया? शारीरिक शिक्षा के अंदर और ओलंपिक आंदोलन के अंदर, ओलंपिक स्टैंडर्ड के अंदर एक रूपता लाने का काम किया। बुक ऑफ रूल्स किसके द्वारा लिखी गई है? H.C. बक के द्वारा। विच आर स्टिल इन प्रिंट, कि अभी भी ये प्रिंट होती है या फिर अभी भी हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। वाईएमसी कॉलेज का मोटो ये है, जिसके अंदर बीच में आप वाईएमसी का लोगो देख रहे हैं, और द मोटो ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन द अबंडेंट लाइफ। इनका मोटो क्या है? द अबंडेंट लाइफ। बलम उपासक तो किसका है? 1914 का है। और यहां पर क्या है? द अबंडेंट लाइफ। अबंडेंट का मतलब समृद्ध जीवन। इस समृद्ध जीवन, समृद्ध जीवन, अब यहाँ पर क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से क्या होगा? जीवन समृद्ध होगा। समृद्ध जीवन के बारे में यहाँ पर ये बात द अबंडेंट लाइफ कर रहे हैं।